कभी ऐसा महसूस होता है कि करने के लिए कामों का एक पहाड़ सामने खड़ा है और घड़ी की सुइयां किसी रेस में दौड़ रही हैं। प्राय रोज। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हमारे फोन पर हर मिनट एक नया नोटिफिकेशन आता है, वहां ऐसा लगना तो बहुत आम है। हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि कभी-कभी सबसे जरूरी काम क्या है यही तय करना सबसे मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, क्लैरिटी नहीं होती। आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे ब्रायन ट्रेसी की मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग के जरिए। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे कम समय में ज्यादा और सही नतीजे हासिल किए जाएं। इसका नाम भी बड़ा मजेदार है, मार्क ट्वेन की एक कहावत से आता है। उन्होंने कहा था, अगर आपका काम हर सुबह एक जिंदा मेंढक खाना है तो उसे सबसे पहले खा लेना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन ये तसल्ली रहेगी कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। और ब्रायन ट्रेसी इसी मेंढक यानी फ्रॉग को हमारे सबसे बड़े और सबसे जरूरी काम के तौर पर देखते हैं। ये वो काम है जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं क्योंकि वो मुश्किल या बड़ा लगता है, पर असल में वही हमारी जिंदगी या करियर पर सबसे ज्यादा असर डाल सकता है। अच्छा, और ट्रेसी इसमें एक और मजेदार नियम जोड़ते हैं। वो क्या? अगर आपको 2 मेंढक खाने हो तो हमेशा सबसे बदसूरत वाले को पहले खाएं। मतलब? यानी अगर 2 जरूरी काम हैं तो जो ज्यादा मुश्किल और ज्यादा डरावना लगे उसे सबसे पहले निपटाएं। ठीक है, तो चलिए इस पूरी सोच को खोल कर समझते हैं। ट्रेसी के मुताबिक कामयाबी की नींव का पहला पत्थर है स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी। जब तक ये साफ नहीं है कि जाना कहाँ है, तब तक तेजी से दौड़ने का भी कोई फायदा नहीं। इसके लिए वो एक 7 चरणीय फॉर्मूला देते हैं। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा किताबी जैसा लगता है। क्या वाकई किसी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इन 7 कदमों की जरूरत पड़ती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये 7 कदम एक साथ देखने पर डरावने लग सकते हैं, लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा सिर्फ दूसरा कदम है, उसे कागज पर लिखना। कागज पर लिखना? हाँ, साइकोलॉजी कहती है कि जब हम सिर्फ सोचते हैं तो विचार हवा में रहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन लिखने का काम हमारे दिमाग के एक हिस्से को एक्टिवेट करता है जो उस विचार को एक फिजिकल रूप दे देता है। वो एक इच्छा से एक लक्ष्य में बदल जाता है। अच्छा। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में भी यही कहते हैं कि अपनी आदतों को लिखना उन्हें हकीकत बनाने का पहला कदम है। मतलब कागज पर सोचना सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक दिमागी प्रक्रिया है। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर दूसरे सिद्धांत से जुड़ता है, हर दिन की योजना पहले से बनाना। ट्रेसी कहते हैं कि योजना बनाने में लगाया गया हर एक मिनट काम करने के 10 मिनट बचाता है। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा होता है कि हम रात में बढ़िया सा प्लान बनाते हैं और सुबह होते ही कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है। हाँ। और सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में ये सिस्टम कितना प्रैक्टिकल है? यहाँ योजना को एक पत्थर की लकीर की तरह नहीं बल्कि एक नक्शे की तरह देखना चाहिए। नक्शे की तरह? हाँ, नक्शा आपको बताता है कि मंजिल किस दिशा में है, लेकिन रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए तो आप रास्ता बदल सकते हैं, मंजिल नहीं। जब आपके पास एक लिखी हुई लिस्ट होती है तो इमरजेंसी निपटने के बाद आपको वापस पटरी पर आने में आसानी होती है। आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या करूं, आपके पास जवाब पहले से होता है। ये बात तो सही है। और एक दिलचस्प बात और है, जब आप रात में अगले दिन की लिस्ट बनाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सोते समय भी उन कामों को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो हमने योजना बना ली, लिस्ट तैयार है, लेकिन अक्सर लिस्ट बहुत लंबी होती है। अब सवाल आता है, शुरू कहाँ से करें? यहीं पर मैं अक्सर फंस जाती हूँ। छोटे छोटे आसान काम पहले निपटाकर लिस्ट को छोटा करने का मन करता है ताकि लगे कि कुछ तो किया, और यही सबसे बड़ा जाल है जिसे प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोडक्टिव प्रोक्रास्टिनेशन? हाँ, मतलब हम व्यस्त तो रहते हैं लेकिन जरूरी काम नहीं कर रहे होते। यहीं पर 80-20 का नियम आता है जिसे पैरेटो सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छा, 80-20 रूल। इसका मतलब है कि हमारे 20% काम ही हमें 80% परिणाम देते हैं। अगर आपकी लिस्ट में 10 काम हैं तो उनमें से 2 काम बाकी 8 कामों से कहीं ज्यादा मूल्यवान होंगे। सबसे बड़ी गलती होती है उन 8 छोटे मोटे कामों में पूरा दिन लगा देना, जबकि हमारे असली फ्रॉग यानी वो 2 सबसे जरूरी काम दिन के आखिर तक बचे रह जाते हैं। तो ये सभी तरीके 80-20 नियम हो या परिणामों पर विचार करना, ये सब एक ही बड़ी सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें ज्यादातर चीजों को ना कहना सीखना होगा। बिल्कुल, और यहीं पर रचनात्मक टाल मटोल का कॉन्सेप्ट बहुत शक्तिशाली बन जाता है। रचनात्मक टाल मटोल, ये तो सुनने में ही उल्टा लग रहा है। ये आलस नहीं है, ये एक हथियार है।
इसका मतलब है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि हम सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम जानबूझकर कम महत्व वाले कामों को टालते हैं या उन्हें मना कर देते हैं, ताकि हम अपने असली मेंढक के लिए समय और ऊर्जा बचा सकें। ये एक तरह का स्ट्रैटेजिक बलिदान है। इसे करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है ABCDE मेथड। हाँ, चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरी आज की लिस्ट है एक बड़े क्लाइंट को प्रपोजल भेजना, टीम की साप्ताहिक मीटिंग में जाना, ऑफिस के लिए स्टेशनरी ऑर्डर करना और एक दोस्त को उसके जन्मदिन पर कॉल करना। इसे इस मेथड से कैसे देखेंगे? बहुत अच्छा उदाहरण है। इस लिस्ट में ए काम है क्लाइंट को प्रपोजल भेजना, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो बिजनेस पर सीधा असर पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये आपका फ्रॉग है। टीम मीटिंग बी हो सकती है, जरूरी है, पर अगर आज न भी हुई तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ठीक है, दोस्त को कॉल करना सी है, करना अच्छा है, पर ना करने से कोई गंभीर परिणाम नहीं होगा। और स्टेशनरी ऑर्डर करना, ये शायद डी है, जिसे आप किसी और को सौंप सकती हैं, मतलब डेलीगेट कर सकते हैं। या फिर ई, अगर अभी उसकी तत्काल जरूरत नहीं है तो उसे लिस्ट से हटाया जा सकता है, यानी एलिमिनेट। और इस मेथड का सबसे जरूरी नियम है, जब तक आपका कोई ए काम बाकी है तब तक कभी भी बी काम शुरू ना करें। हाँ, ये एक छोटा सा अनुशासन है जो फोकस को पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा आसान कामों की तरफ भागता है। बी काम अक्सर आसान होते हैं। ये नियम हमें उस आराम के लालच से बचाता है और हमें हमेशा सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर काम करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो हमने अपनी लिस्ट बना ली, उसे प्राथमिकता भी दे दी। लेकिन अब भी एक सवाल है, क्या ये सारे काम वाकई मेरे काम हैं? क्या मुझे इन सब चीजों के लिए पैसे मिलते हैं? यहीं पर प्रमुख परिणाम क्षेत्रों यानी की रिजल्ट एरियाज का आइडिया आता है। सही पकड़ा। हर नौकरी में 5 से 7 ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आपके 90% योगदान के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये वो परिणाम है जिन्हें हासिल करना आपकी मुख्य जिम्मेदारी है। जैसे एक सेल्स पर्सन के लिए नए ग्राहक खोजना, प्रोडक्ट का डेमो देना और डील पक्की करना उसके KRA हो सकते हैं। बाकी सब सहायक काम है। इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी है। ट्रेसी कहते हैं कि हमारी सफलता की रफ्तार अक्सर हमारा सबसे कमजोर KRA ही तय करता है। बिल्कुल, ये एक चेन की तरह है जो अपनी सबसे कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। बिल्कुल। अगर आप सेल्स में प्रेजेंटेशन देने में बहुत अच्छे हैं लेकिन नए ग्राहक खोजने में कमजोर हैं, तो आपकी कमजोरी ही आपकी तरक्की की सीमा बन जाएगी। तो उसे पहचानना जरूरी है। हाँ, अपनी उस कमजोरी को पहचानना और उसे लगातार सुधारना बेहद जरूरी है। ये खुद से पूछने जैसा है, मेरा कौन सा एक कौशल अगर मैं उसे विकसित कर लूं तो मेरे करियर पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव डालेगा, और फिर उस पर काम करें। इसी से जुड़ा है 3 का नियम। किताब में सिंथिया नाम के एक महिला की एक बहुत अच्छी कहानी है। हाँ, वो बहुत मेहनत करती थी, देर तक काम करती थी, लेकिन फिर भी तनाव में रहती थी और अपनी आय नहीं बढ़ा पा रही थी। और उसके बॉस ने उससे एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली सलाह दी। उन्होंने कहा, तुम उन 3 मुख्य कामों की पहचान करो जो तुम्हारी कंपनी के लिए 90% मूल्य पैदा करते हैं और बाकी सब करना बंद कर दो। और उसने पाया कि उसका ज्यादातर समय उन 3 कामों से बाहर की चीजों में जा रहा था। बिल्कुल, जब उसने सिर्फ उन 3 कामों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया तो उसकी आय दोगुनी हो गई, तनाव कम हो गया और परिवार के लिए भी समय निकलने लगा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे व्यस्त रहना और प्रभावी होना 2 अलग-अलग बातें हैं। सही बात है। तो मान लीजिए हमने मानसिक रूप से सब तैयारी कर ली, अपना फ्रॉग पहचान लिया। क्या हमारा भौतिक वातावरण जैसे हमारा डेस्क भी कोई भूमिका निभाता है? बहुत ज्यादा। क्या एक अस्त-व्यस्त डेस्क सच में हमें धीमा कर सकता है? बहुत ज्यादा। ट्रेसी इसकी तुलना एक भरी हुई बंदूक से करते हैं। भरी हुई बंदूक? हाँ। जब आप काम शुरू करने से पहले अपना डेस्क साफ करते हैं और सारा जरूरी सामान, रिपोर्ट्स, फाइल्स, कंप्यूटर सब एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, तो आप एक्शन लेने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। आपको बस ट्रिगर दबाना होता है। एक अस्त-व्यस्त माहौल आपके दिमाग को भी अस्त-व्यस्त कर देता है और टालमटोल को खुला निमंत्रण देता है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में जब वो बड़ा मुश्किल एक काम सामने आता है तो उसे शुरू करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। वो इतना डरावना लगता है कि हम उसे देखते ही रह जाते हैं। इसके लिए सहारा रेगिस्तान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब फ्रांसीसी लोगों ने रेगिस्तान के पार एक रास्ता बनाया तो उन्होंने रास्ता दिखाने के लिए हर 5 किलोमीटर पर तेल के काले बैरल रख दिए ताकि अगला बैरल हमेशा नजर आए। एग्जैक्टली। स्ट्रैटेजी बहुत सरल थी, एक बार में एक तेल का बैरल, यानी
पूरे 1000 किलोमीटर के रास्ते को देखकर घबराने के बजाय सिर्फ अगले बैरल तक पहुंचने पर ध्यान दें। बड़े काम के साथ भी यही करना है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें और बस अगले कदम पर ध्यान दें। यानी पूरे पहाड़ को देखने के बजाय बस अगला पत्थर कहाँ रखना है उस पर फोकस करें। सही। लेकिन टालम टोल का एक कारण सिर्फ काम का बड़ा होना नहीं होता। कभी कभी यह एहसास भी होता है कि हम शायद इसे करने के काबिल ही नहीं हैं। वो अपर्याप्तता की भावना, उससे कैसे लड़ें? ये टालम टोल का सबसे गहरा कारण है और इसका एकमात्र समाधान है अपने कौशल को लगातार अपग्रेड करना। मतलब सीखते रहना। हाँ, रोज कम से कम 1 घंटा अपनी फील्ड के बारे में पढ़ना, काम पर जाते या आते समय ऑडियो प्रोग्राम सुनना, सेमिनार और कोर्स करना। आज की दुनिया में निरंतर सीखना सफलता की न्यूनतम आवश्यकता है। जब आप अपने क्षेत्र में बेहतर होते जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है और उस काम को शुरू करने का डर कम हो जाता है। और शायद अपनी सबसे बड़ी बाधा को पहचानना भी जरूरी है। वो क्या एक चीज है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रही है? हाँ, इसे कंस्ट्रेंट थ्योरी या बाधा का सिद्धांत कहते हैं। अक्सर 80% रुकावटें बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं। हमारी अपनी कोई आदत, अनुशासन की कमी या किसी खास कौशल की कमी। अच्छा। खुद से ये सवाल पूछना होगा, मुझे मेरे लक्ष्य तक तेजी से पहुंचने से क्या रोक रहा है? और फिर उस एक बाधा को दूर करने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी चाहिए। जैसे ही वो बाधा हटती है, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुशासन और फोकस की। दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं। ट्रेसी कहते हैं कि सिर्फ 2% लोग बिना किसी सुपरविजन के काम कर सकते हैं और इन्हीं लोगों को हम लीडर कहते हैं। हम खुद पर वो दबाव कैसे बनाएं? इसके लिए एक मानसिक प्रयोग बहुत कारगर है। क्या है वो? कल्पना करें कि आपको कल 1 महीने की लंबी छुट्टी पर जाना है और आज आपका आखिरी दिन है। ओके, तरीका है। मुझे ये बात भी दिलचस्प लगी। हम अक्सर टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन किताब में एनर्जी मैनेजमेंट पर भी उतना ही जोर है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि 4 घंटे पूरे फोकस के साथ काम करना 8 घंटे थके हुए काम करने से बेहतर है? बिल्कुल। प्रदर्शन का सीधा संबंध हमारी ऊर्जा के स्तर से है। जब हम थके होते हैं तो हमारी उत्पादकता गिर जाती है और हम आसान, कम महत्व वाले कामों की ओर भागते हैं। सही बात है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सहेजना बहुत जरूरी है। रात में पूरी नींद लेना, स्वस्थ भोजन करना और नियमित व्यायाम करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सबसे मुश्किल काम यानी फ्रॉग को दिन के उस समय करना जब आप सबसे ज्यादा सतर्क और ऊर्जावान महसूस करते हैं। अपनी पीक साइकिल को पहचाने। हाँ, किसी के लिए ये सुबह का समय होता है, किसी के लिए दोपहर का। और आज के समय की सबसे बड़ी ऊर्जा चूसने वाली चीज टेक्नोलॉजी। ये किताब तो स्मार्टफोन के इतने आम होने से पहले लिखी गई थी। क्या बस अपना फोन बंद कर दो कहना आज भी उतना ही आसान और प्रैक्टिकल है? ये पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। टेक्नोलॉजी को अपना मालिक नहीं, नौकर बनाना होगा। अपने दिन में मौन के क्षेत्र बनाएं। मतलब ऐसे 60-90 मिनट के ब्लॉक तय करें जब आपका फोन और सारे नोटिफिकेशन बंद हों। क्योंकि एक बार ध्यान टूटने के बाद वापस उसी फोकस पर आने में बहुत टाइम लगता है। रिसर्च बताती है कि 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। बड़े कामों के लिए मोमेंटम बनाने के कुछ मजेदार तरीके भी बताए गए हैं। सलामी स्लाइस और स्विस चीज। ये नाम मुझे पसंद आए। हाँ, ये याद रखने में आसान है। सलामी स्लाइस मेथड कहता है कि जैसे आप एक बड़ी सलामी को एक बार में नहीं खा सकते, उसे पतले टुकड़ों में काटते हैं, वैसे ही अपने बड़े काम का बस एक छोटा परिभाषित टुकड़ा लें और उसे करें। और स्विस चीज वो और भी आसान है। इसमें आप काम में छेद करते हैं, यानी सिर्फ 5-10 मिनट के लिए उस पर काम करते हैं। अच्छा। इससे काम की शुरुआत करने का जो मानसिक प्रतिरोध होता है वो टूट जाता है। एक बार गति बन जाए तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। मैंने एक मुश्किल रिपोर्ट पर आजमाया था। मैंने खुद से कहा सिर्फ हेडिंग्स लिखूंगी और कुछ नहीं। और फिर? और 1 घंटे बाद मैंने आधा रिपोर्ट खत्म कर लिया था। वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। एग्जैक्टली। अंत में 2 सबसे जरूरी आदतें हैं जो इन सबको एक साथ बांधती हैं। पहली है काम को जल्दी करने की भावना विकसित करना, जिसे सेंस ऑफ अर्जेंसी कहते हैं। हाँ, जो लोग ज्यादा सफल होते हैं वे हमेशा तेजी से काम करते हैं। वे इसे अभी करो के मंत्र पर जीते हैं। जब आप तेजी से काम करते हैं तो आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, जहां समय का पता नहीं चलता और काम आसान लगने लगता है। और दूसरी और शायद सबसे शक्तिशाली आदत है हर काम को एक बार में पूरा करना, यानी सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक बार जब आप कोई काम शुरू करें तो उसे तब तक करते रहें जब तक वो 100% पूरा न हो जाए। बिल्कुल। यहाँ एक चौंकाने वाला आंकड़ा है।
एक काम को बार बार छोड़ने और फिर से शुरू करने से उसे पूरा करने में लगने वाला समय 500% तक बढ़ सकता है। 500%? ये आंकड़ा मल्टीटास्किंग के मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हर बार जब आप काम पर वापस आते हैं तो आपको फिर से समझना पड़ता है कि आप कहाँ थे, फिर से गति बनानी पड़ती है और ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ये बहुत ज्यादा मानसिक ऊर्जा बर्बाद करता है। तो सिंगल टास्किंग ही असली सीक्रेट है। हाँ, एक समय में एक फ्रॉग पर ध्यान केंद्रित करना ही तेजी से काम करने का असली रहस्य है। तो इन सभी सिद्धांतों का सार ये है कि उत्पादकता कोई रहस्यमय प्रतिभा नहीं है, बल्कि ये आदतों का एक सिस्टम है जिसे अभ्यास, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से विकसित किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात है शुरुआत करना, अपने सबसे बड़े, सबसे बदसूरत मेंढक को पहचाने और बस उसे खा जाएं। बिल्कुल, ये सिर्फ अलग-अलग टिप्स नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर ये सब एक साथ बहुत ज्यादा लग रहा हो तो इसकी शुरुआत बस एक कदम से की जा सकती है, कागज पर सोचने से। अपने लक्ष्यों और योजनाओं को लिखना ही पहला और शायद सबसे शक्तिशाली कदम हो सकता है। इन सभी स्रोतों में अपने सबसे बड़े फ्रॉग को पहचानने पर जोर दिया गया है, जो हमारी टू डू लिस्ट पर मौजूद कोई काम है। लेकिन एक विचार ये भी हो सकता है कि क्या असली फ्रॉग लिस्ट में मौजूद कोई काम है, या फिर लिस्ट न बनाने की आदत ही असली फ्रॉग है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या शायद वो डर जो हमें उस मेंढक को देखने से भी रोकता है? इस पर सोचा जा सकता है।